Hello students, myself Sanjay Kumar. Today we are going to discuss linkage and recombination. Linkage and recombination is a phenomenon in which linked genes remain together during inheritance or they are exchanged between them during inheritance. So first, linkage, the tendency of two or more genes to remain together in the same chromosome during meiosis and passes during hereditary transmission called linkage. Means जो जीन होता है वह एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है लिंक्ड जीन, एज नेम इंडिकेट लिंक्ड जीन, लिंक्ड माने जुड़ा हुआ, और जीन्स का होता है क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो वैसे जीन्स, दोज जीन्स विच रिमेन टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड आर इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। तो यहाँ पर जो जीन जुड़ा हुआ रहता है, लिंक रहता है, मजबूती से पकड़े हुए रहता है, उसमें किसी तरह का एक्सचेंज नहीं होता है। तो लिंक्ड जीन जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो उस फेनोमेनन को, उस क्रियाविधि को लिंकेज कहा जाता है। तो वही कहता है कि दो या दो से अधिक जीन्स जब एक क्रोमोसोम पर जुड़े हुए रहते हैं और वही मियोसिस के समय भी अलग नहीं होते हैं। जैसे मियोसिस में होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है वह एक दूसरे के साथ क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद वो एक्सचेंज कर लेता है जीन का। तो इसमें एक्सचेंज नहीं होता है मियोसिस के समय, जैसा है बना हुआ, जैसा पहले से आ रहा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन उस जीन का, वही सेम जीन गैमिट में चला जाता है और वही कैरेक्टर जो है ऑफ स्प्रिंग्स में चला जाता है। तो लिंकेज आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। मेंडल का जो थर्ड लॉ है कि दो जीन इनहेरिटेंस के क्रम में एक्सचेंज हो जाते हैं, पढ़े हैं हम लोग। जैसे रेड और येलो को क्रॉस कराया गया था रिंकल्ड और ग्रीन के साथ, तो रेड का जो जीन, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, तो राउंड का जो जीन था वो अपने समजात यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो ग्रीन कलर का जीन था उसके साथ एक्सचेंज हो गया, और जो राउंड के साथ ग्रीन आ गया और रिंकल्ड के साथ येलो आ गया, यानी एक्सचेंज हो गया। यही क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है, यानी वो जीन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें लिंकेज में कहता है कि इसमें अलग अलग नहीं होगा, वही रिमेन टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब इसका हिस्ट्री क्या है, यानी किसने ये लिंकेज को दिया है। तो सबसे पहले मॉर्गन 1910 में मॉर्गन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये लिंकेज टर्म दिया है और लिंकेज पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है ड्रोसोफिला पर। और ड्रोसोफिला हम लोग पढ़े हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि क्यों ड्रोसोफिला का सिलेक्शन मॉर्गन के द्वारा किया गया था, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन 2 वीक्स का होता है। उसके बाद उसके मेल और फीमेल को आसानी से देखा जा सकता है, उसमें जो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको आसानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, उसके जो डिफरेंट म्यूटेंट टाइप्स होते हैं उसको भी आसानी से विजुअल किया जा सकता है, उसको सिंथेटिक रूप में लेबोरेटरी में भी उसको ग्रो किया जा सकता है। So these are the some reasons to selection of Drosophila fruit fly during his experiment, means Morgan's experiment। ये सब जो है कारण था इनका मॉर्गन का ड्रोसोफिला के सिलेक्शन करने का। अब कहता है कि लिंकेज हम लोग समझ लिए कि जो 2 या 2 से अधिक जीन मियोसिस के समय भी अपना वो जो जीन होते हैं सेम क्रोमोसोम पर वो एक साथ पड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये क्रोमोसोम है तो इसमें A B C D E F G
ये जीन जो होगा वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास कर जाएगा, यही सेम जीन, यानी इसमें किसी तरह का जीन का अदला बदली नहीं होगा। मान लें कि दूसरा पर है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, यानी एक दूसरे का ये समजात गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो जब मियोसिस होगा तो यह जो एक क्रोमोजोम पर ये जो लिंक जीन है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर जाएगा, उसी तरह से ये भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कर जाएगा, इसी को लिंकेज कहते हैं। अब कहता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लिंकेज बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने अपने जो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या देखा, कौन से कैरेक्टर का उन्होंने चूज किया। तो मेंडल कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का मतलब कि दो कैरेक्टर्स को लेकर के वो अपना ये किए थे, पर एक्सपेरिमेंट किए थे, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडीड जीन्स दैट वाज सेक्स लिंक्ड। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जो ये क्रॉस किया वह ऐसे जीन को सिलेक्ट किया जो सेक्स क्रोमोजोम पर पाए जाते हैं, और वह सेक्स क्रोमोजोम कौन सा होता है, एक्स होता है, वाई पर उसका कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है ड्रोसोफिला में जो कि एक्स क्रोमोजोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोजोम पर नहीं पाया जाता है। तो उसमें आपको मिलेगा क्या कि आई कलर, जो ड्रोसोफिला का आई कलर होता है, दीज कलर आर प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोजोम इन नॉट वाई, यानी दैट इज इन हेमीजाइगस कंडीशन। हेमी का मतलब हो गया हाफ। अब देखिए मेंडल लॉ में हम लोग पढ़े थे, या मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, कि जो जीन या एलील होते हैं वह होमोजाइगस कंडीशन में रहते हैं। फर्स्ट केस है ये होमोजाइगस का मतलब कि ये क्रोमोजोम है तो कैपिटल टी, और दूसरा इसका होमोलोगस है तो उस पर भी कैपिटल टी। तो होमो का मतलब एक जैसा जो जाइगोट बना, या स्मॉल टी। सेकेंड हो गया ये हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम है और इस पर एक पर कैपिटल टी है, दूसरे पर स्मॉल टी है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। एंड थर्ड केस इज हेमीजाइगस। तो हेमी का मतलब हाफ, यानी द आई कलर located, the gene of eye color located on only X chromosome not in Y। Y देख रहे हैं यहाँ बड़ा है और ये मुड़ा हुआ है, तो इसे आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका कैरियोटाइप यही होता है। तो X पर आई कलर है और इसका जो है दूसरे जो समझिए कि जीन है, पेयर है, उस पर आई कलर नहीं है। तो दीज कंडीशन आर कॉल्ड हेमीजाइगस। हेमी मीन्स हाफ, यानी उसके एक ही एलील जो है पाए जाते हैं इस पर एक्स वाई कंडीशन में। एक्स पर होगा, फीमेल में दोनों पर होगा, लेकिन मेल में कोई एक ही होगा। और तो वही कहता है कि मॉर्गन स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम एंड नो एनी आई कलर जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम पर ये आई कलर नहीं पाया जाता है, हेंस इट इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। अब देखिए क्या लिया मेंडल ने, कौन से कैरेक्टर को लिया। तो मेंडल हाइब्रिडाइज्ड येलो कलर बॉडी एंड वाइट फीमेल। देखिए ये फीमेल है जो कि येलो बॉडीड है और वाइट आई है, फीमेल है। येलो को यहाँ पर स्मॉल वाई या वाई से डिनोट किया गया है इसके जीनोटाइप को, और वाइट को डब्ल्यू से किया गया है। इसको क्रॉस कराया जाएगा ग्रे बॉडी और रेड आइड मेल से। तो ग्रे बॉडी के लिए यहाँ पर जो जीन का इस्तेमाल या एलील का इस्तेमाल किया गया है वाई प्लस ग्रे और डब्ल्यू प्लस रेड हो गया। अब यह जो फीमेल है वो म्यूटेंट है, इसका जो आंख का कलर है वो म्यूटेंट है। द रेड कलर आई इज वाइल्ड टाइप। ये जो रेड कलर आई देख रहे हैं ये डब्ल्यू प्लस रेड आइड मेल, ये वाइल्ड टाइप है, यानी ये समझिए कि डोमिनेंट टाइप है, डोमिनेंट है। और यह जो वाइट टाइप है उसी से ये म्यूटेंट टाइप बना है, उसी से ये डिराइव्ड होकर के म्यूटेंट टाइप बना है। तो फीमेल किस कैसा कलर का है, तो फीमेल का आंख जो है वाइट कलर का है और मेल का आंख कैसा है, रेड कलर का है। तो यहाँ पर केवल आंख के कलर, आई कलर को ही यहाँ पर चेक करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस फीमेल में जो गैमिट बनेगा, इसका ये जीनोटाइप हो गया YW यानी 2X होगा ना फीमेल में, केवल सेक्स क्रोमोजोम को लिया जा रहा है यहाँ पर। तो सेक्स क्रोमोजोम को लिया जा रहा है
तो ये देखिए आप YW ये दोनों X है। यहाँ फीमेल में मेल में देखिए केवल Y+ और W+ और Y पर कोई गुणसूत्र नहीं है। तो इसमें गैमेट जो बनेगा एक ही तरह का गैमेट बनेगा YW वाला, और मेल में दो तरह का गैमेट बनेगा, एक में X चला जाएगा जिसमें ये रेड आई वाला हो जाएगा, और दूसरे में कोई आई का कलर नहीं होगा यानी Y वाला चला जाएगा। जब इसको क्रॉस कराया जाएगा, ये एग है और ये स्पर्म है, इसका एल और इसका एल दोनों एक साथ इकट्ठा हो गया यहाँ पर। तो ये देखिए क्या हो गया, ये YW और ये Y+W+ आ गया। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग हुआ फीमेल, ये जो फीमेल हुई वो कैसा का हो गया, किस कलर का हो गया? F1 में देखिए ऑल फीमेल रेड आइड, लाल रंग का हो गया, क्योंकि Y+W+ जो है वो वाइल्ड टाइप होता है, ठीक ना। तो वाइल्ड टाइप होता है यानी ये म्यूटेंट टाइप पर डोमिनेंट होता है। उसके जो मेल होते हैं, देखिए Y इस तरह से जो मुड़ा हुआ क्रोमोसोम है ना, ये Y को डिनोट कर रहा है। तो इसमें ये आ गया X का, यानी फीमेल का ये जीन आ गया और मेल का ये आ गया। तो ऑल मेल कैसा हो गया, वाइट आई का हो गया। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि वही पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल जो कैरेक्टर है उसके F1 जनरेशन में आ गया। उसके बाद फिर इसी दोनों को आगे क्रॉस कराया गया, सेल्फ नहीं कराया गया। मेंडल सेल्फ पॉलिनेशन कराए थे वहाँ पर मटर में, लेकिन यहाँ पर F1 का जो आया है इंटर क्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। यहाँ के बाद यहाँ देखिए F1 प्रोजेनी को यहाँ क्रॉस कराया गया है। तो क्रॉस कराने के बाद ये जो फीमेल है इसमें 4 तरह का गैमिट बनेगा, क्योंकि 2 जगह इसमें क्या है ये क्रॉस कराया जाएगा। तो इसमें आपको जैसे कैपिटल YW एक तरह का गैमिट बनेगा, कैपिटल Y और W+ दूसरे तरह का बनेगा, Y+ और W थर्ड टाइप का बनेगा, और Y+ और W+ ये फोर्थ टाइप का ओवम बनेगा। तो फीमेल में 4 तरह के ओवम बनेंगे, और ये मेल हो गया क्योंकि इसमें Y क्रोमोसोम है। तो मेल में केवल 2 ही तरह का बनेगा, एक ओवम ऐसा बनेगा जिसमें आई कलर वाला होगा यानी YW वाला होगा, और दूसरा में Y कलर होगा जिसमें कोई जीन में आँख का कलर का नहीं होगा। सिंपल है। अब इधर जो हम लोग लिए हैं पॉनेट स्क्वायर में आप बना करके इसको चेक कर सकते हैं। इधर 4 ले लिए हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और लिख दिए हैं, सेम चीज़ है। और इधर जो लिख दिए हैं इधर मेल वाला दो ही है तो 2 लिख दिए यहाँ पर। इसमें YW ये वाला है और ये देखिए Y क्रोमोसोम का है। अब इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पर ये हो गया, इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो ऐसा रिजल्ट आया। इसी तरह से सभी को क्रॉस कराने के बाद जो F2 ऑब्जर्वेशन आया है उसमें क्या हो गया कि इधर मेल, इधर देखिए Y क्रोमोसोम वाला है वो मेल हो गया, और इधर वाला सब जो है दोनों XX क्रोमोसोम है, जो टेढ़ा है वो Y है समझिए कि, और दोनों सीधा वाला है वो X क्रोमोसोम है। तो इधर टोटल फीमेल हो गया, इधर टोटल मेल हो गया। तो मेल में देखिएगा 50% रेड आइड हो जाएगा। रेड आइड देखिए यहाँ पर मान ली कि 2 है तो 2 में से 1 क्या है रेड आइड वाला यानी W+ हो गया। W+ यहाँ पर क्या है रेड आइड है ना, और 50% क्या है वाइट आई, देखिए W है ये, तो ये वाइट आइड हो गया। अब कहता है फीमेल भी उसी तरह से होंगी। अब जैसे यहाँ पर लिए हैं 4 लिए हैं तो 4 में यहाँ भी W+ है, यहाँ भी W+, यानी 4 में 2 हो गया तो 50% हुआ। यहाँ W तो 4 में 2 तो वाइट आई हो गया। फीमेल भी उसी तरह से हुई है, 50% में W+ होगा। यहाँ देखिए यहाँ W+ है, यहाँ W+ है और कहीं नहीं है W+, तो 4 में से 2 हो गया रेड आइड फीमेल, और देखिएगा 2 W और W यानी ये वाइट आई हो गई। तो यही कहने का मतलब है कि येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल लिया गया था और ग्रे बॉडी और रेड आई लिया गया था, तो उसका जो जनरेशन हुआ F1 में भी वही कैरेक्टर गया और F2 में भी वही कैरेक्टर गया जो उसके समझिए कि दादा में था, है ना, एक जनरेशन पहले में था। तो कोई चेंजेज नहीं हुआ। इसी को लिंकेज कहा जाता है कि ये जो जीन है Y और W या Y+W+ वही कैरेक्टर जो है वो उसके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। तो ये हो गया इनका क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे इन्फ्रेंस क्या है ना, इन्फ्रेंस क्या है इसका। तो आपको इन्फ्रेंस माने इसका निष्कर्ष, ऑब्जर्वेशन का ये निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है।
अब हम लोग देखते हैं कि इन्फ्रेंस ऑफ मॉर्गन्स ऑब्जर्वेशन, क्या जो अभी एक्सपेरिमेंट देखे हैं कि ड्रोसोफिला पर जो किया गया, रेड आइड और वाइट आइड के भी जो क्रॉस कराया गया, तो उसका क्या रिजल्ट मिला और उस रिजल्ट के बेस पर क्या इन्फ्रेंस दिया गया। इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज भी कहा जाता है। जैसे एक पढ़े हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसी तरह से यह जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है। इसे कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन भी रह सकता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसके पिछले वाले क्लास में देखे हैं हम लोग, और इसमें है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है, जिसको देने वाले हैं माने इट वाज द गिवन बाय द ये मॉर्गन एंड कैसल इन 1912। और इसमें उन्होंने क्या दिया कि जो पहला इनका जो ये कंक्लूजन था, इन्फ्रेंस था कि यह जो जीन होते हैं वह कपलिंग और रिपल्सिव मैकेनिज्म पर काम करते हैं। अब कपलिंग और रिपल्सिव मैकेनिज्म का अर्थ क्या होता है? कपलिंग का मतलब क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक पर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट होगा जीन, जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल बी हो गया, और दूसरे जो होमोलोगस पर होगा उस पर रिसेसिव एलील होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये हो गया कपलिंग को शो कर रहा है। और रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया कि ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिसमें एक क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, और दूसरे पर भी एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट है, 2 जीन्स जो होते हैं। तो यह हो गया रिपल्सिव। यानी इस तरह से ये जीन का अरेंजमेंट होता है, और इसी तरह से वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट इन्फ्रेंस इसका कि इट रेफर्स द कपलिंग एंड रिपल्सिव मैकेनिज्म ऑफ जीन्स। सेकेंड क्या है कि जीन्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन ओवर द क्रोमोसोम, मानी एक सीधी रेखा में होते हैं, लीनियर फैशन में होते हैं। मान लिया कि ये क्रोमोसोम है, और जैसे कि ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी हो गया एक डोमिनेंट वाला, और इसी से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी। तो ये क्या है, एक सीधी रेखा में ये सारे जो लिंक्ड जीन है, आपस में जुड़ा हुआ जीन है, वह क्या है, एक दूसरे से क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, सीधी रेखा में है, लीनियर फैशन में है, ठीक ना। उसके बाद थर्ड कहता है कि ईच जीन ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम। अब मान लिया कि ये जो जीन है वो सब जीन का अपना अपना एक प्लेस है, ये नहीं है कि यह जो जीन है यहाँ होगा, ये जीन इधर होगा, ऐसा नहीं है। वो क्रोमोसोम पर निश्चित है कि किस क्रोमोसोम पर कौन सा जीन किस पोजीशन पर रहेगा। अब जैसे मेंडल ने जो जीन का खोज किया था, 7 कैरेक्टर का खोज किया था ना, 7 कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने किया था, स्टेम हाइट का लिया था, उसके बाद उसके जो फ्लावर का पोजीशन था, फ्लावर का कलर था, पॉड का कलर था, पॉड का पोजीशन था। देखिए इसमें जो मेंडल का जो दिया हुआ है कि किस क्रोमोसोम पर कौन सा जीन कहाँ कहाँ होगा। तो देख रहे हैं कितना डिस्टेंस पर ये सारे जीन मौजूद है। तो जब इतना डिस्टेंस पर होगा जीन मौजूद, तो क्या होगा कि उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दर्शाएंगे, है ना। तो यही कहने का मतलब है कि ईच जीन ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे ये स्टेम के हाइट का कलर, स्टेम का जो हाइट का जीन है वो उसी क्रोमोसोम पर होगा, दूसरे क्रोमोसोम पर नहीं होगा। अभी ही देखे हैं कि ड्रोसोफिला में जो आई का कलर होता है वह केवल एक्स पर पाया जाता है, वाई पर नहीं पाया जाता है। क्लियर है। अब देखे हैं कि लिंक्ड जीन स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। अब ये जो लिंक्ड जीन होते हैं हूबहू इनहेरिटेंस हो जाते हैं। यहाँ पर यही जीन जो है जब गैमिट बनेगा ना, तो यही जीन जो है वो अपने उसके गैमिट में चला जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी। उसी तरह से ये भी चला जाएगा। तो जब मियोसिस होगा तो इसमें ये जो लिंक्ड जीन है इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, यानी लिंक जीन टेंड्स टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जैसा ये पेरेंट में था उसी तरह से उसके ऑफस्प्रिंग में भी वो जीन चला जाएगा, यानी इसी तरह से वो बना करके रखता है, टेंड टू मेंटेन, है ना। फोर्थ देखिए पॉइंट, फिफ्थ
लिंक्ड जीन्स टेंड टू मेंटेन ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये में ये जीन है, ये हूबहू चाहता है कि वह भी उसके ऑफ स्प्रिंग में सेम ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन में वो चला जाए, लिंक्ड जीन। वही जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो नॉन पेरेंटल हो जाता है, यानी इसका इसमें हो जाएगा। जैसे स्मॉल ए इसके साथ हो जाएगा, कैपिटल ए इसके साथ, स्मॉल ए इसके साथ, जी इसके साथ, कैपिटल जी स्मॉल जी इसके साथ, वो रिकॉम्बिनेशन में हो जाता है, यानी वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ये क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब कहता है फिफ्थ हो गया। सिक्स है क्रॉसिंग ओवर वीकेन द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स। क्रॉसिंग ओवर जब होगा तभी जा करके ये क्या हो जाएगा, इसके लिंकेज को तोड़ा जा सकता है, यानी क्रॉसिंग ओवर ही इसके लिंकेज को तोड़ सकता है। अब जैसे क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये इसके साथ हो जाएगा, और फाइनली तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी जा करके क्या हो जाएगा कि मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में, और पैकेटिन अवस्था में प्रोफेज फर्स्ट में जो पैकेटिन होता है उसमें ये होमोलोगस इसके साथ एक्सचेंज करते हैं, पेयर बनाते हैं यहाँ पर। तो यह जीन इधर आ जाएगा, ये जीन इधर चला गया, ठीक ना। कैपिटल जी इधर चला गया, स्मॉल जी इधर चला गया, बाकी सब उसी तरह से रहेगा। कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल ए हो गया, स्मॉल नहीं, कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, इस तरह से। तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर ही क्या कर सकता है, लिंक जीन की दोस्ती को तोड़ सकता है। लेकिन ऐसे कोई फैक्टर इसके लिंक को, ए और बी का जो ये लिंक है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये कोई नहीं तोड़ सकता है। ये जब भी तोड़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर जो कि कब होता है, मियोसिस के जो पैकेटिन होते हैं अवस्था प्रोफेज फर्स्ट में, उसी समय ये तोड़ा जा सकता है। अब वो डिपेंड करेगा डिफरेंट फैक्टर पर। अब फैक्टर हम लोग देखेंगे कि लिंकेज को, फैक्टर अफेक्टिंग द लिंकेज। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ जीन्स। यानी ये जो दोस्ती है इस दोनों जीन का, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सब का दोस्ती कब रहेगा, जब इसका डिस्टेंस जो है कम होगा। जैसे दो यहाँ जीन है, ये एक केस है यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, और सेकेंड केस है यहाँ पर ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, यहाँ स्मॉल सी हो गया। तो इस केस में देख रहे हैं कि कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सब जो है बहुत नज़दीक है। तो कम डिस्टेंस होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा, और ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो लिंकेज क्या हो गया, कम हो गया। यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो डिस्टेंस के। कम डिस्टेंस तो लिंकेज ज़्यादा डिस्टेंस तो लिंकेज कम हो जाएगा। अब इसमें इसी से रिलेटेड एक डायग्राम एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। उसमें दिया गया है कि कैसे कम डिस्टेंस होता है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट्स ज़्यादा बनते हैं, और डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो नॉन पेरेंटल वाले कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि जो 5.11 फिगर है एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है, इसमें दो क्रॉस दिखाया जा रहा है, क्रॉस ए और क्रॉस बी। ठीक, अब देखिए क्रॉस ए में दिखाया जा है पेरेंटल में कि एक फीमेल को लिया गया है, यहाँ पर YW लिया गया है, उसके एक सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे कि पहले हम लोग देख चुके हैं जो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किया है ना, YW को, और मेल दिया गया है क्या, Y+ और W+, और उसका ये Y क्रोमोसोम है जो मुड़ा हुआ है, बैगनी कलर का, वायलेट कलर का जो दिखाया गया है। तो यह जो मेल है उसमें जो रेड आइड है वो वाइल्ड टाइप है, और फीमेल में ये हो गया येलो वाइट। दोनों जीन देखिएगा सटा हुआ है, Y और W दोनों क्या है, क्लोज्ड है, डिस्टेंस दोनों का कम है। क्रॉस बी में देखिएगा कि ये W और M या W+ और M+ दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ज़्यादा। अब क्या होता है कि जो इसके F1 जनरेशन होते हैं उसमें ज़्यादा वही कैरेक्टर चलाया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। जब गैमेट्स में आएंगे तो देखिएगा कि जिसका डिस्टेंस कम था, यानी क्रॉस ए में, उसमें देखिए लिखा हुआ है पेरेंटल टाइप 98.7% का बना गैमेट, और जो रिकॉम्बिनेंट हुआ कम बना, यानी लिंक्ड जीन जो है बहुत कम दूरी पर था,
तो ज़्यादा थी, उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। और दूसरे केस में देखिए क्रॉस बी में कि जो ये W+ और M+ है या W और M है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम बना 62.8% और रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बन गया। क्रॉस ए में देखिए रिकॉम्बिनेंट 1.3% ही है और इसमें देखिए क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट 37.2% हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया इस डायग्राम से कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है दो जीन का तो उसमें लिंकेज कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस जिसमें कम है यानी क्रॉस ए में तो उसमें क्या हो जाएगा, लिंकेज ज़्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन कम होगा। फिर उसको आपस में मिलाया गया है तो इस तरह से F2 जनरेशन आया है। तो ये चीज़ जो है इसमें दिखाने के लिए किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ लिंकेज। द टाइप्स ऑफ लिंकेज आर टू टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज रेफर्स द लिंक्ड जीन्स रिमेन टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी क्रॉस। बिना क्रॉसिंग ओवर के जो लिंक जीन होते हैं वह टोटली पास कर जाते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में थ्रो गैमेट्स, यानी उसमें मियोसिस के समय क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। यह जो कंप्लीट होता है इससे केवल पेरेंटल इंडिविजुअल्स बनते हैं, जैसा पेरेंट्स होता है उसी तरह से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, क्योंकि टोटली जीन जो है वो चला गया उसमें। यह जो कंप्लीट लिंकेज होता है रेयर होता है और रिपोर्टेड इन ड्रोसोफिला, ये बहुत कम होता है और ड्रोसोफिला में ये आपको पाए जाते हैं, केवल देखा गया है, बहुत कम होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। ग्रे बॉडी लॉन्ग बीन का ये फीमेल है ड्रोसोफिला का, कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल L कैपिटल L इसका जीनोटाइप हो गया। उसको क्रॉस कराया गया ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल माने छोटे पंख वाले, उस पेरेंट के साथ क्रॉस कराया गया। इसका जीनोटाइप ये हो गया स्मॉल g स्मॉल ll। इसमें ये गैमिट बना कैपिटल G कैपिटल L वाला, इसमें गैमिट बना स्मॉल g स्मॉल l वाला। इसको जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में ये हो गया ये ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग वाला। इस पेरेंट्स को F1 पेरेंट्स को अब टेस्ट क्रॉस कराया गया। टेस्ट क्रॉस पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या है कि जो डोमिनेंट होते हैं, अननोन डोमिनेंट होते हैं, उसको क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव पेरेंट से, यानी इसके साथ रिसेसिव जो पेरेंट्स होते हैं उसके साथ क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने के बाद अब इसमें जो आया है ये 4 तरह का गैमिट बना है, इसमें केवल एक ही तरह का गैमिट बना है। दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आया है वो 50-50% का आया है। टेस्ट क्रॉस में इसको देख चुके हैं, यानी 1:1 का इसमें होता है, यानी 50-50। दूसरा ये कंप्लीट हो गया, यानी 50-50 का मतलब कि 50 जो है ये हूबहू चला आया और 50 ये है ना 1:1 हो गया। नेक्स्ट जो कहता है इसमें कि जो इनकम्प्लीट लिंकेज होते हैं इसमें जो लिंक्ड जीन होते हैं रिप्लेस्ड बाय द अदर एलील्स बाय ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर। ओकेजनल कभी कभी ये हो सकता है, इसमें नहीं होता है विदाउट क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें होता है। इससे दोनों तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन जहाँ हुआ कि नॉन पेरेंटल हो गया, इसमें क्या है केवल पेरेंटल बनता है। इसको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, बैटसन और पुनेट नामक साइंटिस्ट ने इसको स्वीट पी पर एक्सपेरिमेंट किया है। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लांट लिया है जो कि वायलेट कलर का है और उसमें लंबे लंबे परागकण है, पॉलन ग्रेन है, लॉन्ग पॉलन ग्रेन है। इसको क्रॉस कराया गया है रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन वाले प्लांट के साथ, दोनों को क्रॉस कराया गया। तो फर्स्ट जनरेशन जो F1 हो गया वो ये F1 हो गया। F1 जनरेशन का जो देख रहे हैं वह हो गया वायलेट फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन। इसको टेस्ट क्रॉस कराया गया, जैसे इसमें देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस कराया गया है रिसेसिव पेरेंट के साथ, इसमें भी रिसेसिव पेरेंट के साथ ये रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया। तो इसके साथ क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट क्या आया, इनको आना चाहिए था 9-3-3-1 का, जो कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, लेकिन यहाँ पर क्या आया 7-1-1-7। तो यहाँ पर 7 जो शो कर रहा है, ये दोनों जो 7 कर रहा है ये लिंकेज को शो कर रहा है,
यानी हु बहु वायलेट फ्लावर और लॉन्ग पॉलन हो गया 7, और ये रेड फ्लावर और राउंड पॉलन हो गया 7। यहाँ पर मिक्स हो गया क्या, वायलेट फ्लावर और राउंड पॉलन हो गया 1, और रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन हो गया 1। तो ये दोनों जो है रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहा है ना, और ये जो है 7 जो रेशियो आया है वो लिंकेज को शो कर रहा है। तो इस तरह के जो लिंकेज होते हैं ज़्यादातर देखे गए हैं, और इस तरह के जो लिंकेज होते हैं कंप्लीट वाले ये कम देखे गए हैं, रेयर देखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कुछ लिंकेज ग्रुप्स है और लिंकेज मैप है, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज है, ये सब देखते हैं। Now we are going to discuss the linkage maps, linkage groups, significance and factors affecting linkage. लिंकेज मैप का मतलब हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोजोम, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ जीन्स on the same chromosome. It is given by Alfred Sturtevant. तो ये अल्फ्रेड स्टूटवेंट ने क्या किया है कि जीन का जो डिस्टेंस होता है क्रोमोजोम पर उसका एक मैप तैयार किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पर क्रोमोजोम दिया गया है और इस क्रोमोजोम पर 5 जीन है, 5 जीन्स हैं लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम, एंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो गया 100 सेंटीमॉर्गन, यानी इसके डिस्टेंस को सेंटीमॉर्गन cm में डिनोट किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जीन और बी जीन का जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमॉर्गन है, बी और सी के बीच 5 सेंटीमीटर, यानी ये बहुत नज़दीक हो गया। सी और डी का डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमॉर्गन, और डी और ई के बीच 50 सेंटीमॉर्गन हो गया। तो जो मैंने जीन लिंक्ड है, मैंने बहुत नज़दीक है, इसमें जो रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कम होगा, और वही डी और ई के बीच ज़्यादा हो सकता है। बी और ए के बीच जो है रिकॉम्बिनेशन, यानी ये अलग हो सकता है, दूसरे के साथ मिक्स कर सकता है, तो उससे कम होगा। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसका डिस्टेंस कम होता है उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होता है, लिंकेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा हो गया। उसके बाद कहता है कि इसका यूज क्या है, इस जेनेटिक मैप का यूज क्या है, या लिंकेज मैप का यूज क्या है। तो इसका यूज होता है क्या कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आगे पढ़ना है नेक्स्ट अगले चैप्टर में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंस इन ह्यूमन सेल आर मैप्ड, यानी उसमें मैप है कि किस क्रोमोजोम पर कौन सा जीन पाया जाता है और कितने कितने डिस्टेंस पर होता है, और उसमें किस तरह से एक्सचेंज या रिकॉम्बिनेशन करने का पावर होता है। तो इसका यूज ऑफ जेनेटिक मैप का हो गया कि इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द सिक्वेंसी ऑफ होल जीनोम इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP उसको कहा जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब लिंकेज ग्रुप्स क्या है, लिंकेज ग्रुप्स क्या है कि they are the groups of linearly arranged genes as present over a chromosome या over the chromosomes। जितने भी क्रोमोजोम्स होते हैं उसमें एक सीधी रेखा में जो जीन पाए जाते हैं, लिंक्ड जीन, उसी को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। अब जैसे एक लिंकेज ग्रुप जो होता है वह हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। क्योंकि दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम होता है, तो जब गैमेट बनेगा तो एक लिंकेज ग्रुप अलग हो जाएगा, दूसरा अलग हो जाएगा, सेम कैरेक्टर का रहता है। वही कहता है कि लिंकेज ग्रुप डिनोट कैसे किया जाता है, तो नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स से लिंकेज ग्रुप को डिनोट किया जा सकता है, लिंकेज समूह कहा जाता है इसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल में हो गया ह्यूमन में एक सेल में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, तो 46 में से जब मियोसिस होता है तो 23 हो जाता है, तो समझिए कि 23 क्रोमोजोम जो हो गया वही उसका लिंकेज ग्रुप हो गया। तो ह्यूमन में कितना लिंकेज ग्रुप हो गया, 23।
पी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 14 होता है, तो उसका हाफ हो जाएगा हेप्लॉइड यानी 7 हो जाएगा। उसी तरह से ड्रोसोफिला है, तो ड्रोसोफिला में हम लोग जानते हैं कि 8 क्रोमोजोम होता है एक सेल में, डिप्लॉइड सेल में, और हेप्लॉइड सेल में कितना हो गया 4, तो उसमें 4 लिंकेज ग्रुप हो गया। उसी तरह से मक्का में, मेज में, तो ये मक्का के सेल में 20, मेज में 20 क्रोमोजोम पाए जाते हैं डिप्लॉइड सेल में, तो उसका जो लिंकेज ग्रुप हो जाएगा उसका आधा, तो कितना हो जाएगा मेज में 10 हो गया। तो यह जो है आपको लिंकेज क्या है, ग्रुप है, जो नंबर ऑफ हेप्लॉइड क्रोमोजोम्स के जितना ही इक्विवेलेंट होता है, जितना डिप्लॉइड होगा उसका हाफ जो होगा उसी के इक्विवेलेंट होगा। अब कहता है फैक्टर इफेक्टिंग द लिंकेज, कौन सा फैक्टर जो है करता है, जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी देखे हैं कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो लिंकेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वही लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होते हैं। एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ज़्यादा एज बढ़ते चला जाएगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा, यानी उसके जब एज बढ़ते चला जाएगा तो उसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा और उसमें वेरिएशन कम होगा। तो बढ़ते हुए उम्र के जो माता पिता होते हैं, ज़्यादा एज में जिनकी संतानें होती है, वो उसमें रिकॉम्बिनेशन कम दिखाई देता है। टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो लिंकेज कम हो जाएगा। एक्सरे के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे सेल में इसके लिंकेज को इफेक्ट करते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंकेज, लिंकेज का क्या महत्व है। तो लिंकेज हो गया क्या कि आपको ये मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ए रेस या वैरायटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह जो है किसी भी रेस, प्रजाति या उसके जो वैरायटी होते हैं उसको ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मान लिया कि कोई प्लांट है, तो कोई प्लांट जैसे मैंगो का, तो मैंगो में बहुत सारी वैरायटी हैं। अब उस वैरायटी को मेंटेन करने के लिए ये लिंकेज होता है, और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाता है उस वैरायटी में, तो रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। अगर वो वैरायटी मेंटेन नहीं करे तो अगले जनरेशन, पिछले जनरेशन में कुछ अलग वैरायटी का था और अगले जनरेशन में जो है उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अलग वैरायटी का हो जाएगा, है ना। जैसे ह्यूमन है, मंकी है, तो मंकी है तो उसमें मंकी का जो कैरेक्टर है उसमें उसके ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, वो लिंकेज के कारण आ रहा है। और उसके जो कुछ फिनोटाइप हैं, जो उसके समझिए कि जो कैरेक्टर का, जो फेस का या जो कान का या नाक का या कलर का, ये आँख के कलर का, ह्यूमन में भी इस तरह से इसको देखा जा सकता है। तो ह्यूमन का जो टोटल बॉडी है, बॉडी का जो फिनोटाइप है, आँख है, कान है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, हाथ है, पैर है, ये लिंकेज के कारण जा रहा है। और थोड़ा बहुत जो चेंजेज हो रहा है, जैसे आई का कलर, हेयर का कलर, उसके बाद स्किन का कलर, ये कुछ जो वेरिएशन आ रहा है, जो माता और पिता दोनों का मिक्स कैरेक्टर होता है, वो रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। तो कहने का मतलब कि ये किसी भी जो इम्प्रूव कैरेक्टर होते हैं किसी भी स्पीसीज में, उसको ये मेंटेन करके रखते हैं। एक तो उसके वैरायटी को मेंटेन करके रखा, उसके बाद जो अच्छा क्वालिटी का जो जीन होगा उसको मेंटेन करके रखा जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद लिंकेज से क्या होते हैं कि किसी भी तरह के नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट्स नहीं बनते हैं। जब भी बनेगा तो पेरेंटल वाला बनेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इससे वेरिएशन नहीं होगा, यानी वेरिएशन से नए स्पीसीज बनते हैं। तो लिंकेज के से नए स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इतना है लिंकेज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रिकॉम्बिनेशन के बारे में। Now we are going to discuss about recombination. Recombination means क्या हो गया कि according to Morgan and Kessel, the occasional shuffling of alleles, ये occasionally shuffling होता है, यानी exchange होता है alleles between the non-sister chromatids of a homologous chromosome। जैसे कि ये homologous chromosome है, मान लीजिए कि फर्स्ट
पेयर क्रोमोजोम है, एक मदर से आया है एक फादर से आया है, और उसमें जब गैमिट बनने लगता है तो दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे के सिनेप्सिस हो जाते हैं और दोनों का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में देख रहे हैं उलझ जाता है, किएजमाटा बना लेता है। और जिस स्थान पर ये उलझता है, एक स्थान से हो सकता है दो या दो से अधिक, ये क्या कर सकते हैं, ये उलझ सकते हैं, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा यानी एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज के बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, सफलिंग हो रहा है, जिससे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले क्रोमोजोम बन रहे हैं या जीन बन रहे हैं। जैसे पेरेंटल ये हो गया और दोनों के बीच एक्सचेंज हुआ तो ये देखिए अलग डिजाइन का बन गया, ये अलग डिजाइन का बन गया। तो वही कहता है कि टू प्रोड्यूस नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, इसी को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। यानी लिंकेज का ये उल्टा हो गया। लिंकेज में था कि कोई एक्सचेंज नहीं होगा, जैसा पेरेंट में है उसी तरह से उस गैमिट में चला जाएगा और गैमिट से उसके ऑफ स्प्रिंग्स में चला जाएगा। मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैकेनिज्म क्या हो गया कि यह रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और इसी का प्रोडक्ट हो गया ये सब रिकॉम्बिनेशन हो गया। नए नए कॉम्बिनेशन वाले नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले ये जीन बन गया। तो यहाँ पर फॉर्म न्यू टाइप ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। ये जो नया टाइप का जीन कॉम्बिनेशन बना है वो पेरेंट्स से क्या है, डिफर कर रहा है। और ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी शो कर रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का जो थर्ड लॉ है कि जब इनहेरिटेंस होता है तो दो जीन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। अब जैसे मान ली कि एक ये हो गया गोल और पीला बीज का हो गया और ये झुर्रीदार और हरा का बीज हो गया। इसको जब कॉम्बिनेशन कराया गया तो यहाँ पर 4 तरह का उसमें गैमेट्स बनेगा। ये गोल और पीला वाला, ये गोल और हरा वाला, ये झुर्रीदार और पीला वाला, और ये झुर्रीदार और हरा वाला, यानी रिंकल्ड और ग्रीन वाला। तो इस तरह से कहता है कि ये प्रोसेस होता है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इसमें बनते हैं। अब कहता है कि ये कब होता है, ये प्रोसेस कब होता है। तो यह प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैकेटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट का ये पहला स्टेज है और इसमें भी पैकेटिन स्टेज आता है जिसमें ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे करने के बाद जब एनाफेज फर्स्ट आता है तो दोनों अलग होना चाहते हैं यानी अलग हो रहे हैं, और टीलोफेज में ये क्या होते हैं, दोनों क्रोमोजोम अलग अलग हो जाते हैं। ये पेरेंटल क्रोमोजोम हो गया और ये समझिए कि नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाला क्रोमोजोम हो गया। इसके बाद ये अलग जब मियोसिस सेकेंड में जाएंगे तो इससे 4 तरह का गैमेट्स बनेंगे। तो ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब कहता है कि इसका फैक्टर, रिकॉम्बिनेशन को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, देख रहे हैं ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए और बी जीन है मान लिया कि, तो ए और बी जीन है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ए वाला टूट करके इधर आ जाएगा और स्मॉल ए वाला इधर आ जाएगा। डिस्टेंस कम होगा, जैसे लिंकेज में होता है, तो कम रिकॉम्बिनेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया। एज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। कहने का अर्थ है कि कम एज वाले जो पेरेंट्स होते हैं उसके ऑफ स्प्रिंग्स में ज़्यादा वेरिएशंस दिखाई देते हैं, ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाई देता है, और जो अधिक उम्र वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो संतान होते हैं उसमें कम रिकॉम्बिनेशन शो होता है। टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर तो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन। एक्सरे का भी हो गया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसमें कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सिग्निफिकेंस क्या फ़ायदा है इससे, क्या महत्व है इसका। तो जैसे लिंकेज में देखे हैं कि वह किसी भी वैरायटी या रेस या स्पीसीज के को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है इस पृथ्वी पर। उसके जो यूजफुल रिकॉम्बिनेशन होते हैं, यूजफुल कैरेक्टर होते हैं, उसको बचा करके वो रखता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि इट ब्रिंग्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, ये नए जीन का कॉम्बिनेशन बना लेता है और जिसके कारण वेरिएशंस हो जाते हैं, और वेरिएशन के कारण नया स्पीसीज बन जाएगा, और नया स्पीसीज बनेगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा।
तो रिकॉम्बिनेशन आर नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन या वेरिएशन कर सकते हैं। न्यू स्पीसीज बन जाएंगे या हाइब्रिड बन जाएंगे इससे। अब कहता है कि जो ब्रीडर्स होते हैं, जहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग किया जाता है, जहाँ पर दो वैरायटी के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जो ब्रीडर्स होते हैं अपने डिजायर्ड कैरेक्टर वाले जीन को आपस में क्रॉस करा करके और एक तीसरा तरह के वैरायटी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यूजफुल रिकॉम्बिनेशन पिक्ड अप बाय द ब्रीडर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी, यानी इम्प्रूव्ड अगर वैरायटी करना हो किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म का, तो इसी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। तो यह हो गया लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर्स के बारे में। क्रॉसिंग ओवर के बारे में हमारे समझ से ये समझ में आ गया होगा। एक दो बार और देखेंगे वीडियो को तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।